आज हम यहाँ द्विवेदी युग पे चर्चा करेंगे। यद्यपि भारतेंदु काल में भारतेंदु जी की प्रेरणा एवं प्रयास से हिंदी गद्य की अनेक विधाओं में साहित्य सृजन का श्री गणेश हो चुका था, किंतु एक उत्कृष्ट साहित्य के लिए जैसी परिष्कृत एवं परिभाषित भाषा अपेक्षित होती है, वैसी अभी तक नहीं हो पाई थी। द्विवेदी जी ने इस कमी को दूर किया। संपादक के रूप में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्यकारों को भाषा संबंधी अशुद्धियों से अवगत कराया और उन्हें शुद्ध परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा लिखने की प्रेरणा दी। भारतेंदु युग की ऊबड़ खाबड़ भाषा को साहित्यिक रूप दिया। व्याकरण, वर्तनी, लिंग आदि की अशुद्धियों की ओर ध्यान आकर्षित कर उन्होंने भाषा में एक रूपता लाने का प्रयास किया। उनकी प्रेरणा से कई प्रतिभाशाली लेखकों ने साहित्य रचना की और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। वे कुशल संपादक, निबंधकार, आलोचक एवं अनुवादक थे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कालिदास की समालोचना, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन आदि उच्च कोटि के मौलिक ग्रंथों की रचना की। उनके विराट व्यक्तित्व से हिंदी साहित्य इतना प्रभावित हुआ कि उनके नाम के आधार पर उनके युग को महावीर प्रसाद द्विवेदी युग कहा गया। 1900 से 1918 या 1919 ईस्वी तक का समय हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इस युग की समूची साहित्य चेतना के सूत्रधार इस युग के महान पुरुष महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। द्विवेदी युग में कविता एवं गद्य दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट कोटि के साहित्य की रचना हुई। भारतेंदु युगीन कविता में प्राचीनता के प्रति मोह विद्यमान था। द्विवेदी युग में भारतेंदु युग की बाल सुलभ चंचलता एवं विमोहकता का स्थान अनुशासन, वैचारिकता एवं अनुशासन ने ही ले लिया। सन 1900 में सरस्वती में ही कविते नामक निबंध प्रकाशित हुआ, जिसे द्विवेदी जी ने ही लिखा था। उन्होंने जन रुचि का प्रतिनिधित्व करते हुए ही सौरस्य एवं वैविध्य के अभाव तथा ब्रज भाषा के चिर प्रयोग पर क्षोभ प्रकट किया था। उन्होंने श्रृंगार, नायिका भेद, प्रकृति के उद्दीपन रूप आदि के विरुद्ध विद्रोह का स्वर मुखरित किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गद्य एवं पद्य की भाषा में कोई मौलिक भेद नहीं होना चाहिए। द्विवेदी जी के व्यक्तित्व ने हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, नाथूराम शंकर जैसे कवियों को प्रभावित किया। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, साकेत, यशोधरा, भारत भारती जैसे काव्य ग्रंथों की रचना हुई। इस युग की कविता इतिवृत्तात्मकता, वस्तुपरक, सामाजिक चेतना एवं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। अब हम द्विवेदी कालीन कविता की प्रवृत्तियां या द्विवेदी युग की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता थी राष्ट्रीयता की भावना। वैसे राष्ट्रीयता का स्वर द्विवेदी युग से पूर्व के कवियों की रचनाओं में दिखाई देने लगा था, किंतु इस युग में आकर कवियों का स्वर अधिक मुखर हो गया। कवियों ने भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण करते हुए तत्कालीन पराधीनता पर आंसू बहाते हुए उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरक कविताएं लिखीं।
इस युग की कविता में देशभक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति छोटी छोटी फुटकर कविताओं और प्रबंध काव्य दोनों रूपों में हुई। कवि नाथूराम शंकर ने बलिदान गान में देशभक्ति की भावना को व्यक्त किया। जैसे देशभक्त वीरों, मरने में नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। अब आगे हम देखेंगे कि गुप्त जी का साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास, रामचरित चिंतामणि और सत्यनारायण कवि रत्न का भ्रमर गीत, जहां हिंदी भाषा के गौरव ग्रंथ हैं, वहां देशभक्ति और अतीत की ज्वलंत विभूतियों के भी भव्य निदर्शन हैं। इस काल की कविता में जातीय प्रेम किसी अन्य वर्ग या संप्रदाय के प्रति विद्वेषपूर्ण नहीं है। जिसको न निज देश का, निज जाति का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा, जीवित मृतक समान है। दूसरी विशेषता है मानवतावाद की प्रतिष्ठा। इसके पूर्व के काल में कविता में मानव को वह प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हुई थी जो गौरव द्विवेदी युग में मिला। मानव मात्र के सुख दुख और परिस्थितियों का वर्णन काव्य में बड़े प्रभावकारी ढंग से किया जाने लगा। दीनहीन किसक तथा विधवा के दुखों का वर्णन बड़े ही कार्मिक ढंग से इस काल के कवियों ने किया। जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस प्रकार इस युग के कवियों ने अछूतोद्वार तथा समाज के बहुत से पिछड़े हुए वर्गों पर भी अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण ढंग से लिखा है। कुछ आलोचकों ने इस काल के सामाजिक सुधार और जातीय प्रेम पर सांप्रदायिकता तथा संकीर्णता का आरोप किया है। साकेत में राम केवल ईश्वरत्व का संदेश देने नहीं आते हैं, अपितु मानव सेवा के माध्यम से ईश्वरत्व को प्राप्त कराने भी आते हैं। वे मानवतावाद के प्रचार के लिए ही अवतीर्ण होते हैं। उन्होंने लिखा, मैं आया उनके हेतु की जो तपित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन सापित हैं, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तीसरी विशेषता है उपदेशों की प्रधानता। इसमें कवि बताते हैं, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान तथा समाज सुधार की भावना के कारण इस युग की कविता में उपदेश की प्रवृत्ति मिलती है, जिसके कारण कविता अधिक आदर्शवादी और नैतिकतावादी हो गई। मैथिली शनक गुप्त ने स्पष्ट लिखा, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। काव्य के इसी आदर्श को लेकर ऐसे प्राचीन महापुरुषों के आख्यान चुने गए, जिनके द्वारा पुण्य की पाप पर, सत्य की असत्य पर विजय दिखाई गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, गुप्त जी आदि की कविताओं में इसी आदर्शवाद की प्रधानता है। इस युग की चौथी विशेषता थी बौद्धिकता की प्रधानता। इस युग का कवि और उसका काव्य दोनों पाश्चात्य संस्कृति के बौद्धिकतावाद से अत्यंत प्रभावित है। इस युग के कवि को हिंदू जागरण के लिए भारत के अतीत के गौरव और सांस्कृतिक उच्चता का प्रतिष्ठापन करना अभीष्ट था, क्योंकि इसके बिना अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी सभ्यता के रंग में अंधवत बहने वाली भारतवासी के मन में जो हीनता की भावना थी, उसका निराकरण असंभव था।
अतः इस युग के कवियों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति की बौद्धिक व्याख्या की। पांचवी विशेषता है वर्ण विषय का विस्तार। द्विवेदी युग में वर्ण विषय का अद्भुत विस्तार हुआ। आचार्य द्विवेदी ने अपने कवि कर्तव्य नामक निबंध में बताया कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी आदि सभी विषयों पर कविता हो सकती है। परिणामतः जीवन और जगत के सभी हृदय और पदार्थ कविता के विषय बनने लगे। प्रकृति को लेकर मनोरम काव्य लिखा जाने लगा। इस युग में सीधे पाठक तथा हरिऔध जी ने प्रकृति का स्वतंत्र तथा सूक्ष्म वर्णन किया। इसलिए शुक्ल जी ने श्रीधर पाठक को सच्चे स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। हरिऔध जी को प्रिय प्रवास का हरिऔध जी का प्रिय प्रवास का आरंभ ही प्रकृति वर्णन से हुआ है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। श्रीधर ने कश्मीर और देहरादून की सुषमा का भी रमणीय वर्णन किया है। प्रकृति जहाँ एकांत बैठी, निज रूप संवारती, पल पल पलटती, वेश झनिक छवि छिन छिन आरती। इतना खूबसूरत वर्णन प्रकृति का इन्होंने अपनी कविताओं में किया। अगली विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। इस युग में आर्य समाज के प्रभाव, राष्ट्रीय आंदोलन के कारण तथा अन्य आदर्शवादी संस्थाओं के प्रभाव के परिणाम स्वरूप श्रृंगार की अश्लीलता और उच्छृंखलता के रूप को समझकर कविता क्षेत्र से उसका बहिष्कार कर दिया गया, क्योंकि इससे कविता में इतिवृत्तात्मा की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा और इस प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप कविता में लाक्षणिकता, चित्रमयी भाषा तथा वक्रता बहुत कम रह गई। भारतेंदु काल में इतिवृत्तात्मकता की जिस प्रवृत्ति का सूत्रपात हुआ था, द्विवेदी युग में उसमें खूब परिपक्वता आई। आगे चलकर इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही छायावाद का उदय होता है। इतिवृत्तात्मकता के कारण इस युग की कविता में सरसता एवं माधुर्य नहीं है। इंग्लिश का ग्रंथ समूह बहुत भारी है, अति विस्तृत जलधि समान देह भारी है। फिर भी गुप्त जी के साकेत काव्य में गीतों की योजना के कारण सरसता एवं माधुर्य का समावेश हुआ। उन्होंने लिखा, दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। इससे सुंदर वर्णन और क्या हो सकता है। अगली विशेषता के रूप में हम सभी काव्य रूपों का प्रयोग, अगली विशेषता जो है वह सभी काव्य रूपों का प्रयोग है। इस युग में सभी प्रकार के काव्य रूपों में कविता लिखी गई। प्रबंध काव्य को महत्व मिला, मुक्तक और प्रगीत भी लिखे गए। प्रबंध के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य एवं एकार्थ काव्यों की रचना हुई। मुक्तक रचना की ओर इस युग के सभी कवि प्रवृत्त हुए। इस संदर्भ में डॉक्टर कृष्णलाल लिखते हैं, 25 वर्षों में ही अद्भुत परिवर्तन हो गया। मुक्तकों के वन खंडों के स्थान पर महाकाव्य, आख्यान काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, प्रबंध काव्य, गीत काव्य और गीतों से सुसज्जित काव्योपवन का निर्माण होने लगा। गद्य में घटना प्रधान,
चरित्र प्रधान, सुसज्जित ऐतिहासिक तथा पौराणिक उपन्यास और कहानियों की रचना हुई। अब जो अगली विशेषता है वह है भाषा परिवर्तन। द्विवेदी युग में काव्य की मुख्य भाषा ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली बन गई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा खड़ी बोली के व्याकरण सम्मत प्रयोग पर अधिक बल दिया गया। यद्यपि प्रारंभ में खड़ी बोली काव्य नीरस तुकबंदी के अतिरिक्त कुछ नहीं था, किंतु उसमें उत्तरोत्तर निखार आया, उसमें स्वच्छंदता और परिपक्वता आई और इस समय से खड़ी बोली कविता की शैली उत्तरोत्तर स्वच्छ, शक्तिशाली और अभिव्यंजनापूर्ण होती गई। छायावादी युगीन कविता में कलात्मकता और अभिव्यक्ति क्षमता के लिए बहुत कुछ भूमि द्विवेदी युग में ही तैयार हो गई थी। खड़ी बोली का एक उदाहरण हम यहाँ देते हैं। उसे छोड़कर शैल सुता ने और न कुछ मुख में डाला, बिच्छों के समान आकाशी व्रत उसने पाला। अगली विशेषता है छंद वैविध्य। इस काल में छंदों में भारी परिवर्तन हुआ। इस युग के कवियों ने स्वतंत्रता पूर्वक हिंदी, संस्कृत, उर्दू के विविध छंदों का अत्यंत सफल प्रयोग किया। ये कवि दोहा, कवित्त, सवैया के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रहे, वरन रोला, छप्पै, कुंडलियां, हरिगीतिका आदि छंदों का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया। हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि द्विवेदी युग, भारतेंदु युग तथा छायावादी युग के बीच की कड़ी है। इस युग में कुछ कवि ऐसे हैं जिनकी रचनाओं में कविता के नवीन प्रवृत्तियों के बीच सन्निहित है। नवीन कविता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें मुक्तक, गीतात्मकता, भाषा की लाक्षणिकता और रहस्यात्मकता, इन सब का मूल द्विवेदी युग की कविता में ही है। डॉक्टर केसी नारायण शुक्ल ने लिखा है कि द्विवेदी युग का काव्य जहाँ एक ओर सांस्कृतिक संपर्क, संघर्ष, संस्कार की कथा कह रहा है, वहाँ इन कवियों की सहानुभूति, सच्चाई और स्वतंत्र तथा उदार व्यक्तित्व का संकेत दे रहा है। इसी में इन कवियों की सफलता है और इसी में इन कवियों की महत्ता भी है। हिंदी काव्य के इतिहास में द्विवेदी युग का अवमूल्यन नहीं किया जा सकता।